नमस्कार। अब हम तुलनात्मक राजनीति के तहत एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। हम बार बार एक शब्द पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने इनपुट आउटपुट मॉडल किया, जब हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल किया, उस दौरान हमने स्थायित्व के बारे में पढ़ा, सातत्य के बारे में पढ़ा, संतुलन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, होम्योस्टेटिक के बारे में पढ़ा, चीजों का रुका रहना, बराबर रहना। ये सारी शब्दावलियां हमने पढ़ी। हमने ये कहा कि जरूरी है कि व्यवस्था ब्रेकडाउन नहीं हो, व्यवस्था निपात और भंग नहीं हो, व्यवस्था क्रिटिकल रेंज तक नहीं जाए, उसके सामने चुनौतियां, विद्रोह और क्रांतियां नहीं हो, व्यवस्था टिकी रहे, व्यवस्था बनी रहे, सातत्य स्थायित्व उसमें बना रहे। तो ये तभी बना रह सकता है जब उसके लिए वहां के लोगों में क्या पाई जाए, मूल्यात्मक एकता पाई जाए। अब आप कह रहे ये मूल्यात्मक एकता क्या है? जब सभी लोगों के मूल्य और सोच और विचार अलग अलग होंगे तो वहां स्थायित्व नहीं रह सकता। अफगानिस्तान में इतना ज्यादा अस्थायित्व क्यों है? आपने देखा होगा कि अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां, सूडान वगैरह, कि यहां स्थायित्व का नाम ही नहीं है। सीरिया में 20 फिक्रे आपस में लड़ रहे हैं, पता ही नहीं कौन किसके साथ क्यों लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वहां मूल्यात्मक एकता नहीं। भारत में 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस को बुरी तरह से हराया गया। इंदिरा गांधी हारी, इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी हारा। बताओ क्यों? क्योंकि भारत के लोगों में एक मूल्यात्मक एकता है, एक मूल्य पे सारे एक मत है, एक विचार पे एक मत है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमें ये खिलवाड़ पसंद नहीं है। इसका ये परिणाम है। इसको मैंने आपको समझाया, इसको क्या बोलते हैं? मूल्यात्मक एकता। अब अपन इस मुद्दे को समझने के लिए तैयार हो गए कि आखिर इस मुद्दे का अध्ययन क्यों किया जाए। क्योंकि ये इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ना आपस में। मैंने आपको बताया अभी, स्थायित्व, सातत्य है, ये तभी रहेगा जब एक जैसे मूल्य हो। और मूल्य काय में आते हैं? राजनीतिक संस्कृति में आते हैं। तो पहले तो मैं आपको कल्चर बताता हूं। कल्चर क्या है? कल्चर होती है सोच, कल्चर होती है विचार, कल्चर होती है क्रियाविधियां, कुछ काम, कल्चर होते हैं एटीट्यूड, कल्चर होती है एक सोच, कल्चर होते हैं कुछ मूल्य, कल्चर होती है कुछ माप, मेजरमेंट्स। ये मिलके क्या निर्माण करते हैं? अपनी कल्चर का। आप फट से पहचान जाएंगे जब मैं ये लिखूं कि ये है इंडियन कल्चर और ये है वेस्टर्न कल्चर। इसका मतलब इसमें क्या क्या देखेंगे? विचार, मूल्य, भावनाएं, एटीट्यूड्स, अभिवर्तियां, एटीट्यूड्स, विश्वास, और क्या करें? मूल्य, मानक। ये सारे अलग अलग मिलेंगे आपको। कोई सही एक मुद्दा ले लो, परिवार का मुद्दा ले लो। परिवार, समाज, मोहल्ला, गांव, ठीक है। अब इस हिसाब से नाप के देखो कि परिवार के बारे में इंडियंस के विचार क्या है और
वेस्टर्न्स के क्या है। इंडियंस के विचार ये है कि रिश्ते 7 जन्मों के लिए होते हैं। वो कहते हैं नहीं, एक जन्म में कितने रिश्ते बनाने, 7 रिश्ते बनाने। मूल्य है, इंडियंस का मूल्य है कि परिवार के लिए सब कुछ त्याग कर देंगे, कष्ट उठाएंगे, दिन रात काम करेंगे ताकि औलाद क्या रहे, सुखी रहे। वहां पहला सुख हमारा है, बाकी का सुख बाद में। भावनाएं, ये भावनात्मक भारी रूप से लगाव पाया जाता है यहाँ परिवार के अंदर, और यहाँ कोई लगाव नहीं पाया जाता। एटीट्यूड्स, यहाँ अलग प्रकार के एटीट्यूड्स होते हैं, सोच होती है, ठीक है, सोचने का तरीका होता है, या लिबरल पाए जाते हैं। इनका एटीट्यूड क्या होता है, लिबरल होता है, परिवार के प्रति बहुत ज्यादा जुड़ाव वाला एटीट्यूड होता है। यहाँ कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं पाया जाता। यहाँ कोई बच्चा अपराध कर देगा तो अपना एटीट्यूड क्या होगा, कोई नहीं, अपने घर का बच्चा, कोई बात है। यहाँ कानून भंग किया बच्चे ने, चाहे कोई मेरा एक शिका, इसको डालो अंदर। विश्वास, यहाँ हम एक दूसरे पे क्या करते हैं, आंख मूंद के विश्वास करते हैं। औलाद बड़ी होगी तो हमारी क्या करेगी, सेवा करेगी। वहां विश्वास सिर्फ किस पे करते हैं, खुद पे, और या फिर ओल्ड एज होम पे। मानक, स्टैंडर्ड, इनके स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अलग होते हैं। कि अच्छा स्टैंडर्ड क्या है, कि परिवार के अच्छे मानक ये हैं कि सारे मिल बैठ के खाएं, सारे एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, ठीक है, सार में आप सहयोग हो, ऐसे मानक है। यहाँ के मानक क्या है, बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। यहाँ न्यूक्लियर मानक है, या सामूहिक मानक है। यहाँ समुदायवाद पाया जाता है और यहाँ अणुवाद पाया जाता है। हमने देखा कि इंडियन और वेस्टर्न कल्चर परिवार के मामले में क्या है, ऐसे समाज के मामले में, ऐसे मोहल्ले और किसके मामले में, गांव के मामले। ये तो हमने सामान्य संस्कृति की है। अब हम कौन सी कल्चर करें, राजनीतिक संस्कृति करें। तो जब हम जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, हमारे जो राजनीतिक संस्थाएं होती है, जो राजनीतिक संरचनाएं होती है, जो राजनीतिक कार्य होते हैं, जो राजनीतिक घटनाएं होती है, जो राजनीतिक नेता होते हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां होती है, उसके बारे में हमारे विचार क्या है। राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक कार्य, राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक मुद्दे, पर्याय शब्द अधिकांश तो आ रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे, हमारे नेता, राजनीतिक नेता, उसके बाद हमारी राजनीतिक संस्थाएं, इनके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारा इनके साथ भावनात्मक जुड़ाव कैसा है, हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं, विश्वास कैसा करते हैं इनके ऊपर, हमने क्या मानक डिसाइड कर रखे हैं। अब अपन 2 देश ले लेते हैं, 3 देश ले लेते हैं। एक ले लेते हैं यूएस घटिया देश है एक। अपन एक ले लेते हैं डेनमार्क ले लेते हैं, जो अच्छा देश। एक देश अपन ले लेते हैं भारत, और एक ले लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तस्वीर आपके मन में बनी हुई है ना, बहुत ही रूढ़िवादी परंपरागत कबीलाशाही वाला देश है। आड़ू रहते हैं, घोर आड़ू, जो किसी भी मुद्दे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाएंगे, उदार नहीं होते, पूर्ण वफादार होंगे, या तो जान दे देंगे, या छोटी सी बात के ऊपर बिना सोचे समझे जान ले लेंगे। स्त्रियों को कुछ नहीं समझते, बच्चों को कुछ नहीं समझते, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अपन चलते हैं विचार, मूल्य, भावनाएं, किसके बारे में, राजनीतिक गतिविधियों, कार्यों, घटनाओं, मुद्दों, नेताओं के प्रति। डेनमार्क के लोग राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय भागीदारी करेंगे, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर जो विचार करेंगे वो धर्म जातियों से ऊपर उठकर करेंगे, विदेश के लिए फायदेमंद है या नहीं है। नेताओं के बारे में सकारात्मक विचार रखेंगे कि यार सारा कुछ छोड़ के किसका कल्याण कर रहे हैं, हमारा कल्याण है। अपने प्रतिनिधियों की इज्जत करेंगे, और किसकी, राजनीतिक संस्थाओं की, कि बहुत ही अच्छी संस्था है, इनको और अच्छा कैसे करें, इनको करेंगे। हमारी नौकरशाही अच्छी है, हमारी संसद अच्छी है, ऐसे सकारात्मक भाव रखते हैं। अब कहाँ आ जाओ, भारत में
राजनीतिक गतिविधियों में देखने का अपना अपना नजरिया है, ठीक है। अब इसी आरक्षण को कोई एससी की नजर से देख रहे हो, एसटी की, कोई ओबीसी, और कोई जनरल की नजर से, कोई बीजेपी की नजर से, और कोई कांग्रेस की, कोई गांव की नजर से, और कोई शहर की, कोई शिक्षित और कोई अशिक्षित। मुद्दों के बारे में विचार अलग अलग, और अलग अलग भांति भांति के मुद्दे। कोई आर्थिक मुद्दों को महत्व दे रहा है, कोई गाय को महत्व दे रहा है, कोई बछड़े को महत्व दे रहा है? सबके मुद्दे क्या है? अलग। कोई जाति को महत्व दे, कोई धर्म को महत्व दे, मुद्दे अलग अलग। नेताओं के बारे में कि नेता वो जो सिर्फ लेता है ना, नेताओं के बारे में विचार बिल्कुल थर्ड क्लास है ना। और नौकरशाही के बारे में कि सारे भ्रष्टों का टोला, ऐसे विचार। संस्थाओं के बारे में थर्ड क्लास संस्थाएं, काम होता ही नहीं है, भ्रष्टाचार फैला, ये वो, ठीक है। ये कहाँ के विचार, मूल्य, भावनाएं भारतीयों की। और कौन से? अफगानिस्तान वाले। ये किताब इनके बारे में जानते ही नहीं है। कौन सी घटनाएं, कबीले में क्या हो रहा है, ये पूछो हमसे। राजनीति नेता क्या होता है हम नहीं जानते, संस्थाएं क्या होती है, हम हमारे कबीले को और हमारे धर्मगुरु को जानते हैं, ठीक है। गतिविधियों के बारे में कि क्या हो रहा है यूक्रेन और रूस के मध्य, कि कब हो गया, क्या हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलो ये सारा, तो हर देश की राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ब्रिटेन में 1688 से धीरे धीरे लोकतंत्र आना शुरू हुआ, और आज तक लोकतंत्र कायम, कोई संकट नहीं आया कभी भी। अफगानिस्तान में 2-3 बार कोशिश हो चुकी है, आज तक लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। बताओ क्यों? क्योंकि इन देशों की राजनीतिक संस्कृति अलग है, लोगों की सोच अलग है, व्यवहार अलग है, समाज अलग है, धर्म अलग है। इस हिसाब से ये सारे काम होते हैं। तो ये होती है राजनीतिक संस्कृति। अब आप देखो, मैं आपको एक संस्कृति आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक उदार संस्कृति के बारे में आप जानते हैं कि उदार राजनीतिक संस्कृति कैसी होती है। इसके बारे में तो जानते हैं आप, उदार राजनीतिक संस्कृति। आप सऊदी अरेबिया के लोगों से बात करो, आप युगांडा के लोगों से बात करो, आप अफगानिस्तान के लोगों से बात करो, आप ब्रिटिश से बात करो, आप नॉर्वे के लोगों से बात करो, आपको सब लोगों का जो राजनीतिक घटनाओं का जो देखने का नजरिया है, उस पर क्या मिलेगा, विचार अलग अलग मिलेगा। अब क्योंकि हम इस संस्कृति में पले बढ़े हैं, हमने बचपन से हमें कौन सी संस्कृति सिखाई गई है, उदार राजनीतिक संस्कृति सिखाई गई है। तो अब आप बताओ उदार राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है? आपके दिमाग में यही बैठी हो गई, ऐसे होना चाहिए यार, क्या होना चाहिए? नंबर 1, खुला विचार होने चाहिए। और बताओ, ऐसे बिना बिना देखे बिना सोचे बताओ, और क्या होना चाहिए? अब जोर से बता दो। चलो, बहुत सारे अखबार होने चाहिए, खुला संचार होना चाहिए। और बताओ, हाँ, सभी लोगों को भांति भांति के अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। और बताओ, वेरी गुड। विभिन्न धर्मों और कबील सबके मध्य क्या होने चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। और बताओ, समय समय पर क्या होने चाहिए, चुनाव, और चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। लोगों की व्यापक स्तर के ऊपर जन भागीदारी होनी चाहिए। तो ये आप बताओ, कौन से राजनीतिक संस्कृति के बारे में बता रहे हैं? उदार राजनीतिक संस्कृति के बारे में। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, एक ही दल होना चाहिए, दल की एक विचारधारा होनी चाहिए, आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण होने चाहिए, राजनीतिक अधिकार 2म दर्जे के होने चाहिए, ठीक है। अब बताओ कौन सी है ये, कौन सी धारा है? साम्यवादी। ये साम्यवादी संस्कृति है। चीन की संस्कृति, यूएसएसआर की संस्कृति, वो अलग तरीके से सोचते हैं, वेस्टर्न वाले अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये क्या मुद्दा है? राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। हर एक देश की पॉलिटिकल कल्चर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब एक मुद्दा पहले कर लेते हैं कि जो राजनीतिक संस्कृति है, इसको सारे लोग राजनीतिक संस्कृति नहीं बोलते, इसको
एक विद्वान है बियर, ये तो इसको राजनीतिक संस्कृति बोलता है, लेकिन एक विद्वान किया हमने डेविड ईस्टन, बताओ ये क्या बोलता है इसको? इसको पर्यावरण बोलता है। मैंने कहा था कि हर एक देश का पर्यावरण क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। उनके राजनीतिक, धार्मिक और उपव्यवस्थाओं के सबके पर्यावरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक पर्यावरण, इसको पर्यावरण बोलता है। ये जो स्पाइरो है, इसको क्या बोलता है? राजनीतिक शैली बोलता है। ये हर एक देश की शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। आपको तो लिखने की शैली अलग है, बोलने की शैली अलग है, वैसी शैली हर एक देश की सोच, विचार, राजनीति के बारे में अलग अलग होते हैं। अब आ जाते हैं आमंड, जो इसका पिता है। वो इसको क्या बोलता है? कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। राजनीतिक कार्यों के प्रति आपका झुकाव किस प्रकार का है? अभिमुखीकरण। ओरिएंटेशन कैसा है राजनीति के प्रति? आप उसको गाली देते हो, प्रेम करते हो, समझ रखते हो, समझ नहीं रखते हो, ऐसे घो करते रहते हो, तर्क है या नहीं है, आपने कभी वोट डाला या नहीं डाला है, नेताओं को जानते हो नहीं जानते हो, दबाव समूह के सदस्य हो क्या, राजनीतिक दल के सदस्य हो क्या, ये सारी मिलके क्या आती है? राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण कैसा, आपका झुकाव किस प्रकार का है। तो सारे लोग इसके लिए एक ही शब्दावली का प्रयोग नहीं करते, किसका? राजनीतिक संस्कृति का, बल्कि विभिन्न विचार किसको क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। विशेष करके आप एक याद रख लो, ईस्टर्न इसको क्या बोलता है? पर्यावरण। पर्यावरण करवाया था ना, जो चारों ओर से पूरी व्यवस्था को घेरे रखता है, इनपुट को, आउटपुट को, फीडबैक, प्रोसेसिंग, हर चीज को प्रभावित करता है, उसको हमने क्या कहा था? पर्यावरण कहा था। अब ये मुद्दा ये नहीं है कि ये कोई कंटेम्परेरी कोई मुद्दा है, ये इसके बारे में अमंड भी जानता था। सॉरी, आपका अरस्तु ने ये कहा कि देखो, अगर किसी भी देश में स्थायित्व लाना है तो कौन से वर्ग को और सोच को महत्व दो? मध्यम वर्गीय। अगर अमीर आ गए तो गड़बड़, अगर सारे गरीब आ गए तो गड़बड़। तो राजनीति में स्थायित्व कब आएगा? जब कैसे लोग होंगे? मध्यम वर्गीय होंगे। मध्यम वर्गीय सोच है ना, ये स्थायित्व लेके आती है। मध्यम वर्गीय सोच होनी चाहिए। मध्यम वर्गीय धीमे परिवर्तनों को पसंद करते हैं, गरीब रेडिकल चेंज चाहते हैं, और अमीर चाहते ही नहीं है। तो अगर धीमे धीमे परिवर्तन होने चाहिए ताकि क्रांति नहीं हो, इसलिए इसने रूसो भी ऐसी चर्चा करता है। रूसो भी कहता है कि किसी भी देश के लिए उसकी राजनीतिक जो परंपराएं होती है, ये बड़ी जरूरी होती है। राजनीतिक परंपराएं, राजनीतिक रूढ़ियां, ये जरूरी होती है। अब मैं आपको बताऊं, रूसो की चर्चा आई। अपन दो देश लेते हैं, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। इन दोनों की राजनीतिक संस्कृति निहायत ही अलग है। फ्रांस के लोग है ना, ये बहुत ही वैचारिक विभेदीकरण वाले लोग हैं। मुद्दा ये नहीं है कि जाति धर्म का कोई झगड़ा नहीं है, इनके तो विचार ही नहीं मिलते आपस में। इसी वजह से यहां कितनी बार व्यवस्था परिवर्तन हो गया। 5 बार यहाँ का संविधान लिखा जा चुका है। इसका मतलब यहाँ 5 बार गणतंत्र आ चुका है। इसका मतलब 5 बार गणतंत्र आ चुका, तो बीच बीच में क्या गड़बड़ हुई है? राजतंत्र आया है। तो यहाँ ना व्यवस्था बदलती रहती है। कभी लोग कुछ पसंद करने लगते हैं और कभी कुछ। उनके जो विचार है उनमें स्थायित्व नहीं पाया जाता, और विचार विभेदीकरण भी बहुत पाया जाता है। अलग अलग विचार होते हैं उन सब लोगों के। इसीलिए फ्रांस में लोग होते हैं ना, वो बड़े ही अस्थिर चित्त के होते हैं और तत्काल चेंज कर देते हैं। फट से लोकतंत्र पसंद नहीं आया तो क्या ले आएंगे? राजतंत्र। राजतंत्र पसंद नहीं आया तो फट से क्रांति करके क्या ले आएंगे? लोकतंत्र। इसलिए 5 बार वहां संविधान लिखा जा चुका है। 5वां गणतंत्र कब आया? 1958 में। वहां छोटे सी बात हुई थी, रेट बढ़ाए थे काहे के? डीजल के और पेट्रोल के। कितना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया मैक्रोन के खिलाफ। अभी तक शांत नहीं हो रहे वो। छोटे मोटे थोड़े टाइम बाद फिर करते, चलो मैक्रोन का विरोध करते हैं। बोला भाई भाव बढ़ाए नहीं है, एक बार बढ़ाए थे ना, कोई गलती हो गई, बढ़ाए क्यों थे? क्या मानते नहीं है वो?
ठीक है, मतलब ये नहीं है कि छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन, उसने कह दिया कि यार भाव वापस ले लिए, कितने तुमने बढ़ाई क्यों थे? भाई गलती हो गई, माफी मांग ली, कि गलती की क्यों थी? इतना बड़ा आंदोलन किया कि वहां इमरजेंसी तक लगाने की नौबत आ जाती है, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाते हैं। ब्रिटिश कभी भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर नहीं जाते। लोकतंत्र आ गया है, कमी है तो थोड़ी सुधार कर लेंगे, कभी भी अपने सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हड़तालें नहीं करेंगे। मध्यम मध्यम गति से समाज चलता रहता है। कुछ भी डीजल के पेट्रोल बढ़ा दिए, भाव बढ़ा दिए, देख लो यार वापस कम कर दो, और प्रदर्शन करते रहेंगे, अगले चुनाव में देख लेंगे धीरे से आपको, है ना। तो नेताओं का नाम बाहर डाल देते, चीजें हो जाती है। कितने समय से वहां लोकतंत्र लगातार सतत रूप से क्या है, चलता रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों दो देशों के लोगों के विचार, वहां की संस्कृति, भावनाएं, मूल्य क्या है, अलग अलग है। अब आगे जर्मन्स बिल्कुल अलग प्रकार के, वो सरकार से ज्यादा मतलब नहीं रखते, क्योंकि तो सरकार अच्छी है तो अपना काम कर, हम भी अच्छे, हम अपना काम, वो बहुत ज्यादा उम्मीद ही नहीं करते। कोई कल्याणकारी राज्य की चर्चा ही नहीं करते, वो अपने सामर्थ्य में विश्वास करते हैं। जापानी विश्वास नहीं करते, जापानी कहते हैं हम अपना काम खुद ही कर लेंगे, हमें कोई वेलफेयर की आवश्यकता नहीं है, हम अपना वेलफेयर खुद ही कर लेंगे, इतने मेहनती होते हैं वो। तो हर देश की राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, अलग प्रकार के होते हैं। दूसरों ने कहा कि इसमें परंपराएं, रूढ़ियां वगैरह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बताओ कि ये जो स्पेन है, पुर्तगाल है, इन देशों में लंबे समय तक तानाशाही बरकरार रही। एक बार आने के बाद लगभग 30-35 के आसपास आई थी और 74 तक रही। याद आया ना आप, स्पेन में और पुर्तगाल में। उससे पहले वहां लोकतंत्र था, जबकि ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं हुआ। बताओ क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट रहते हैं, और प्रोटेस्टेंट होते हैं वो लिबरल होते हैं, और वो राजा को पसंद ही नहीं करते। वहां रहते हैं कैथोलिक रूढ़िवादी होते हैं। वो किसको पसंद कर लेते हैं? राजतंत्र, तानाशाहियों को पसंद है कर लेते हैं, एक व्यक्ति के राज को पसंद कर लेते हैं वो। तो ये धर्म होता है ना, ये भी किसको प्रभावित करता है? राजनीति को प्रभावित करता है, लोगों की सोच को प्रभावित करता है। तो रूसो कहता है परंपराएं और रूढ़ियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसी ही बातें कौन बोलता है? डी टोकविले भी यही बातें कहता है कि किसी भी देश का जो स्थायित्व है ना, वहां की जो राजनीतिक संरचनाएं है वो बड़ी प्रभावित होती है वहां के लोगों की सोच से। ऐसी बातें डी टोकविले कहता है। तो इनको तो करो तो ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति है ना, ये तब आई जब व्यवहारवाद आया। तो ये कहां से निकली हुई है? ये व्यवहारवाद से निकली हुई है। और इसका अध्ययन किया किसने? देखिए, इसका जो प्रणेता है ना, वो है ग्रेबियल आमंड है। ये है इसका पिता। राजनीतिक विकास का पिता कौन था? लुशियन पाई। और राजनीतिक संस्कृति का पिता ग्रेबियल आमंड। आमंड के अलावा भी और बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा। ऐसे लिखने वालों में एक व्यक्ति है लुशियन पाई खुद। ऐसों में है एक सिडनी वर्बा, उसकी तो भारी चर्चा करेंगे सिडनी वर्बा के। सिडनी वर्बा भारत में ये काम किया है रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी की एक पुस्तक कराई थी मैंने आपको, पॉलिटिक्स इन इंडिया, 1969 की है ये। मैंने 70 लिख रखा है कई जगह, 69 में। इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक तार्किक अप्रोच है, वो रेशनल अप्रोच है या एम्पेरिकल अप्रोच है। तो मैं आपको बताता हूं। ये राजनीतिक संस्कृति व्यवहारवाद से प्रभावित है। और जो व्यवहारवाद है ना, वो बताओ रेशनल है या एम्पेरिकल है? रेशनल क्या होता है? तर्क बुद्धि। और एम्पेरिकल क्या होता है? अनुभविक। तो ये व्यवहारवाद अनुभववादी तो है। तो ये कहां से निकली हुई धारा है? अनुभविक धारा है, जो आप अनुभव करते हैं। आप किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को अनुभव कर सकते हैं, को बिल्कुल ही किस प्रकार की है? अलग प्रकार की है। अब आप कैसे अनुभव करोगे? आप चले जाओ नॉर्वे में, वहां से लोगों से देखते आपको विचार बातें करोगे, पता चल जाएगा आपको। आप चले जाओ अफगानिस्तान, वहां देखते ही पता चल जाएगा। आप चले जाओ उरुंडी बुरुंडी के अंदर, अफ्रीका के अंदर, है ना, आप वहां जाते क्या चल जाएगा?
पता चलेगा कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक संस्कृति, सोच, व्यवहार, एटीट्यूड, नेताओं के प्रति नजरिया, परंपराओं के प्रति नजरिया बिल्कुल ही किस प्रकार का है, अलग प्रकार का है। तो ये है राजनीतिक संस्कृति, ये अनुभाविक है। तो रजनी कोठारी ने भी भारत की राजनीतिक संस्कृति का कैसा अध्ययन किया है? अनुभाविक अध्ययन किया। A.P. राणा है, लुशियन पाई, सिडनी वर्मा, कावंद्य, फाइनर, हम खूब सारी चर्चाएं करेंगे। अभी नाम याद नहीं होंगे, आपने एक नाम याद कर लिया, ग्रेबियल, आमंड, लुशियन पाई, सिडनी वर्मा और रजनी कोठारी। बाकी हम और चर्चाएं कर लें। अभी तक हमने ये देखा है, ईस्टन ने इसको पर्यावरण कहा, स्पाइरो ने शैली कहा और आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा। अब मैं आप बताऊं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और फिर मैं आपको उसका अर्थ समझाता हूं। पहले डेवलपमेंट करवाता हूं। 1956 आमंड ने एक लेख लिखा, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। आमंड का लेख है ये, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इस लेख से एक नई अवधारणा पैदा हुई राजनीतिक संस्कृति की। पहला, अगली घटना घटी 1960 में, जब एक पुस्तक आई, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। किसकी आई बताओ? आमंड और कोलमैन की। आमंड और कोलमैन की बुक आई, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग। इतनी बार कर चुके हैं, अब तो याद ही है, डेवलपिंग एरियाज। और इस पुस्तक में इन्होंने काय का वर्णन किया? कुछ राजनीतिक संस्कृति का वर्णन किया। संस्कृति करें, राजनीतिक संस्कृति, विकास को भूल जाओ अब। और ये कौन से देश की राजनीतिक संस्कृति? थर्ड वर्ल्ड की। यानी शुरुआत में जो ये कंसेप्ट है ना राजनीतिक संस्कृति, ये कहता है कि यहां इन देशों में क्या लोकतंत्र कामयाब होगा या नहीं होगा। थर्ड वर्ल्ड के देशों में ये किस पे निर्भर करता है? उन देशों की राजनीतिक संस्कृति, लोगों की सोच, व्यवहार, एटीट्यूड और भावनाओं पे निर्भर करता है कि वो लोग सोचते क्या है, इस पे निर्भर करता है। इसके लिए राजनीतिक संस्कृति का कंसेप्ट आया था। किसका अध्ययन करने के लिए? थर्ड वर्ल्ड का। क्योंकि यूरोपियन और अमेरिका की तो राजनीतिक संस्कृति 250-300 साल में निश्चित हो चुकी थी। अब नई संस्कृति डेवलप किसकी हो रही थी? इन थर्ड वर्ल्ड की। क्योंकि पुरानी संस्कृति को छोड़ रहे थे और नई संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे थे। ये कोई यूएसएसआर से सीख रहा था, कोई यूएसए से सीख रहा था। इनकी खुद की पुराना जो सामंतवाद था वो अलग से था, धर्म कबीलों की राजनीति अलग से थी, जातियों की राजनीति अलग से थी, भाषा और क्षेत्रों की राजनीति अलग से थी। तो इनमें अलग ही प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पनप रही थी। अब आप उदारवादी मूल्यों के अकॉर्डिंग, उदारवादी चश्मे से इन देशों का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि इन देशों की राजनीतिक संस्कृति बिल्कुल ही अलग है। तो आपको उनको अलग समझना होगा, तब राजनीतिक संस्कृति की चर्चा इन देशों का अध्ययन करने के लिए। फिर ये चर्चाएं चली 1990 तक, फिर जोर खाई। ये तब आई 1990 के बाद, जब पूर्वी यूरोप में क्या हुआ, साम्यवाद खत्म हो गया। पूर्वी यूरोप के अंदर साम्यवाद समाप्त हो गया। कहां चला गया? गायब हो गया। और उन देशों में वापस क्यों आ गया लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र क्यों आ गए बताओ? क्योंकि उन देश लोगों की राजनीतिक संस्कृति बदली नहीं। 45 साल तक यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, इन सब की राजनीतिक संस्कृति को परिवर्तित करने की कोशिश कर ली। इनसे कहा गया धर्म अफीम है, वोट महत्वपूर्ण है, रोटी महत्वपूर्ण है, नागरिक अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद 45 साल में इन लोगों की चू में चीनी हुई, वापिस 90 में मौका मिलते ही इन्हें कहा गया उदार लोकतंत्र आ गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक संस्कृति थी वो मरी नहीं थी, बल्कि पुराने वाली संस्कृति क्या थी? जिंदा थी। लोकतंत्र वापिस आ गया पूर्वी यूरोप के अंदर। और इसकी बाद में जो चर्चा होने लगी वो आने लगी अमेरिका के अंदर, यूएस में। यूएस में इसकी राजनीतिक संस्कृति की चर्चा इसलिए हुई कि यूएस के लोगों ने राजनीति में भाग लेना ही,
छोड़ दिया, वो स्लीपिंग डॉग्स हो गए। अभी चर्चा करेंगे आज इसी में करेंगे स्लीपिंग डॉग्स की चर्चा। उन्हें भाग लेना ही छोड़ दिया, युवाओं की राजनीति में रुचि खत्म हो गई। तब इसका उन्होंने कहा कि अपने देश की राजनीतिक संस्कृति जो इतनी समर्थ थी, हम हर एक मुद्दे पे जितने बेबाक बोला करते थे, अब हम राजनीति से मतलब ही नहीं रखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। जिस दिन वोट डालना होता है उस दिन कहते चलो पिकनिक बना के आते हैं, या तो छुट्टी है वोट डालने की। तो इसका तात्पर्य अमेरिका में जो लोगों की राजनीति के प्रति निर्लिप्तता थी, उसने फिर मजबूर किया विद्वानों को कि इस देश की राजनीतिक संस्कृति बदल रही है, इसका अध्ययन करें कि युवा यहाँ रुचि क्यों नहीं ले रहे राजनीति के अंदर, आम आदमी रुचि क्यों नहीं ले रहा राजनीति में। तब फिर किसकी चर्चा हुई? यूएसए की, और सोशल कैपिटल और ये सारी चीजें आई। तो पहले आई है थर्ड वर्ल्ड में, फिर आई है पूर्वी यूरोप में, और फिर किसका अध्ययन होने लगा? यूएसए का। इस हिसाब से एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, कौन सा? राजनीतिक संस्कृति का। तो राजनीतिक संस्कृति को बस समझना है कि राजनीतिक संस्कृति होती क्या है। जब आपके समझ में नहीं आए ना, तो आप ये देख लो कि अंग्रेजों की संस्कृति अलग है और भारतीयों की संस्कृति अलग है। तो आपको परिवार व्यवहार हर चीज अलग दिखाई देगी, सोच विचार एटीट्यूड। अगर फिर उसको राजनीति के साथ जोड़ लो तो राजनीतिक संस्कृति क्या है कि जब सामान्य संस्कृति के वो हिस्से जो किसको प्रभावित करते हैं? राजनीति को। जैसे हमारी जो सामान्य, देखो सामान्य संस्कृति के वो हिस्से जो किसको प्रभावित करते हैं? राजनीति को। वो क्या कहलाती है? राजनीतिक संस्कृति। अब आप कहेंगे कैसे? हमारी जो सामान्य संस्कृति है उसमें कौन हावी रहता है? धर्म। सुबह से शाम तक हम धर्म धर्म करते रहते हैं ना, हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है। फिर हम हर मुद्दे पे थारो ब्याह कट्ठा हो सीर, थारो रिश्तो कट्ठा हो सीर, थे के जात गाओ और के साख गाओ, ये चलता रहता है। कालिया हो, गोरिया हो, भूरिया हो, ईशा हो थे, है? तो ये धर्म और जाति, अब ये दो सामाजिक संस्कृति के हिस्से हैं जिसको हम सामान्य संस्कृति कहते हैं, लेकिन ये किसको प्रभावित कर रहे हैं? राजनीति को। इसका मतलब ये राजनीतिक संस्कृति है कि भारत की राजनीतिक संस्कृति में धर्म हावी रहता है और यहाँ जातियां हावी रहती है। अब बताओ, क्या अमेरिका में धर्म और जातियां हावी रहती है क्या? नहीं। वहां की राजनीतिक संस्कृति में कौन हावी रहता है? रंग हावी रहता है, लिंग के मुद्दे हावी रहते हैं, औरतें हावी और पुरुषों के आपसी झगड़े चलते रहते हैं। ये है। तो देखिए, भारत की राजनीतिक संस्कृति अलग है और अमेरिका की अलग। कल अध्ययन करेंगे बचे हुए विषय का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।